सरस्वती नाम की एक गरीब विधवा अपनी बेटी सुगंधा के साथ मुंबई शहर में रहती थी। सरस्वती बाजार से नारियल लेकर ठेले पर नारियल पानी बेचा करती थी। रोजाना का जितना भी नारियल पानी बिकता, उसमें से खरीदे हुए नारियल के पैसे चुकाकर वो बाकी बचे पैसों से घर का गुजारा करती थी। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। एक नारियल पानी छील कर देना, देख लेना मलाई वाला हो। ये लीजिए मीठे ताजे पानी के साथ मलाई वाला नारियल, 40 रुपए हुए। 40 तो बड़ा महंगा दे रही हो, 30 रुपए का मैंने कल खरीदा था और इससे भी बढ़िया नारियल पानी था। नारियल पीछे से ही महंगा आ रहा है बीबी जी, मुझे इसमें सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। सरस्वती सचमुच नारियल पानी से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी। सरस्वती के नारियल ताजे होते थे। सरस्वती ऐसी ही कड़ी धूप में मेहनत करके नारियल पानी बेचती थी और थकी हारी घर आती थी। सुगंधा ये बात जानती थी, इसलिए वो खाना बना कर रखती थी। माँ तुम हाथ मुंह धो लो, मैंने आज दाल चावल बनाए हैं, मुझे खाकर बताना कैसे बने हैं। सुगंधा बिटिया, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, तू अभी बहुत छोटी है, तू इतना काम क्यों करती है मेरी बच्ची। माँ आप भी तो थकी हुई आती हो, मैं तो घर पर होती हूँ और फिर मुझे आपके लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। आज मैं अपनी माँ को अपने हाथ से खिलाऊंगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तू मेरी माँ है। ला खिला अपने हाथ से, तुझे पता है तू अपने हाथों से खिलाती है तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। सरस्वती और सुगंधा दोनों माँ बेटी ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों से अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन सरस्वती नारियल पानी बेचने जा रही थी। उसी सड़क पर एक मकान बन रहा था, जिसकी एक ईंट आकर सरस्वती के सिर पर लगती है और सरस्वती जख्मी हो जाती है। जिसका मकान बन रहा था वो चालाक था, उसने सिर्फ सरस्वती की मरहम पट्टी करवा दी। उसके अलावा उस व्यक्ति ने सरस्वती की कोई भी मदद नहीं की। सरस्वती सीधी सादी थी, वो पट्टी करवा कर अपना ठेला लेकर घर लौट आई। सरस्वती की हालत देखकर सुगंधा घबरा गई और दौड़कर उसने सरस्वती को पकड़ लिया। माँ क्या हुआ, आपको ये चोट कैसे लगी। अरे घबरा नहीं मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। वो रास्ते में जा रही थी तो ईंट माथे से टकराती हुई जमीन पर गिरी तो चोट आ गई। सरस्वती की चोट गहरी थी, जिस कारण उसे बुखार भी चढ़ गया, जिस कारण सरस्वती उठ भी नहीं पा रही थी। अगले दिन सरस्वती काम पर जाने के लिए उठी तो उससे उठा ही नहीं गया। वो परेशान हो गई। क्या करूं, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, सिर में भी तेज दर्द है। ओह, अब काम पर कैसे जाऊंगी, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। माँ तुम उठ क्यों गई, लेटी रहो, नहीं तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। सुगंधा मुझे काम पर निकलना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, कैसे गुजारा करेंगे। नहीं माँ, अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम काम पर जा सको, इसलिए तुम आराम करो। तुम्हारी जगह मैं नारियल पानी बेचने चली जाऊंगी, पर तुम बिस्तर से मत उठना, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, मेरे लिए तुम्हें जल्दी ठीक होना है। माँ मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, तुम्हारी चाय और रोटी मैंने बनाकर रख दी है, तुम वो लेकर समय से दवाई ले लेना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगी। पर सुन तो सुगंधा, रुक गुड़िया। सुगंधा नहीं चाहती थी कि उसकी माँ काम पर जाए और उसकी तबीयत खराब हो। वो नारियल वाले की दुकान पर पहुंची और उसने नारियल लेकर ठेले पर रखे। आज तेरी माँ कहाँ है सुगंधा, आज तू नारियल लेने आई है। चाचा माँ की तबीयत खराब है, उनके सिर में चोट लग गई है, इसलिए कुछ दिन मैं ही नारियल पानी बेचने जाऊंगी, इसलिए ये कुछ रुपए आप रखो और मुझे नारियल दे दो, मैं ठेले पर रख लेती हूँ और शाम को आपका हिसाब कर दूंगी। सुगंधा नारियल वाले से नारियल लेकर ठेले पर रखती है और बेचने चल पड़ती है। नारियल पानी पी लो, गर्मी में ठंडा ठंडा स्वादिष्ट नारियल पानी। दीदी आओ, भैया आओ, देखो कितनी गर्मी है, नारियल पानी पियो, गर्मी छूमंतर हो जाएगी। सुगंधा की मीठी मीठी बातें सुनकर लोग उसके पास नारियल पानी पीने आने लगे। कुछ ही देर में सुगंधा का सारा ठेला खाली हो गया। वो खुशी खुशी नारियल वाले की दुकान पर गई और सुगंधा ने उसके बाकी के रुपए चुका दिए। अरे वाह सुगंधा, तूने तो सारा नारियल पानी बेच दिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चाचा मैं कल भी आऊंगी, कल आप मुझे और नारियल दे देना। हाँ हाँ, जितने चाहिए हो ले जाना। सुगंधा घर पहुंचती है। माँ
तुम्हें पता है आज मैंने सारा नारियल पानी बेच दिया। अब मैं कल जल्दी जाऊंगी। सुगंधा की बातों को सुनकर सरस्वती की आंखें भर आती हैं। सुगंधा बहुत मेहनत कर रही थी और सरस्वती की तबीयत अभी ठीक नहीं थी कि वो सुगंधा के साथ जा सके, इसलिए सुगंधा ही कुछ दिन नारियल पानी बेचने जाती रही। एक दिन सुगंधा नारियल वाले के पास गई तो नारियल वाले ने उससे कहा, बिटिया, मैं देख रहा हूँ तू बहुत मेहनत करके नारियल पानी बेचने जाती है। अगर तू समुद्र किनारे नारियल पानी बेचेगी तो तेरी और ज्यादा कमाई होगी। अच्छा चाचा, ऐसी बात है तो फिर तो मैं आज ही अपना ठेला लेकर समुद्र के किनारे जाती हूँ। उस दिन सुगंधा अपना ठेला समुद्र किनारे ले जाती है। समुद्र किनारे लोगों की बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे नारियल पानी बेचने वाले खड़े थे। उन्होंने सुगंधा को वहाँ पर ठेला लगाने के लिए मना कर दिया। ए लड़की, हट यहाँ से, ये जगह हमारी है। हाँ, ये जगह तेरे खड़े होने के लिए नहीं है, हमारे सारे ग्राहक बिगाड़ देगी। चल जाए यहाँ से, बढ़िया ही नारियल पानी का ठेला लगाने वाली। पर भैया, ये जगह तो सबके लिए है, तुम ऐसे कैसे मुझे यहाँ से हटा सकते हो? हम यहाँ पर किसी और को नारियल पानी का ठेला लगाने नहीं देते। तू तो अब आई है, हम दोनों तो न जाने कब से लगा रहे हैं, इसलिए जितना कहते हैं उतना सुन और जा इस जगह से। एक काम कर, वो दूर समुद्र का वो किनारा दिखाई दे रहा ना, जहाँ पर लोग नहीं जाते, तू वहाँ जाकर ठेला लगा ले। सुगंधा उदास मन से अपना ठेला समुद्र के सुनसान किनारे पर ले जाती है, पर वहाँ पर तो कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। सुगंधा सारा दिन ऐसे ही खड़ी रहती है। अचानक सुगंधा की नजर तेज लहरों में डूबते हुए एक बच्चे की तरफ जाती है। बचाओ मम्मी, पापा, बचाओ बचाओ। ये किसका बच्चा है? समुद्र की लहरों में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। सुगंधा को तैरना आता था। वो तेजी से समुद्र की लहरों में तैरती हुई जाती है और बच्चे को समुद्र के किनारे पर ले आती है। इतनी देर में बच्चे के माता पिता भी रोते हुए दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, आपने मुझे मना किया था समुद्र के सुनसान किनारे पर आने के लिए, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर आज ये दीदी ना होती तो मैं समुद्र में डूब जाता। थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सुगंधा अब बच्चे के माता पिता को अपना परिचय देती है। सचमुच बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर इस दुनिया में हों तो हर माता पिता गर्व महसूस करेंगे। तुम कितनी मेहनत करती हो ये हम समझ सकते हैं, पर अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने हमारे बच्चे की जान बचाकर जो एहसान किया है वो अनमोल है। आज के बाद तुम्हें इस तरह से नारियल पानी का ठेला लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। हम तुम्हें यहीं समुद्र किनारे पर नारियल पानी की एक दुकान खुलवा कर देंगे, ताकि तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ न हो और वो आराम से काम कर सकें, और मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। आप सच कह रहे हैं? आप हमें नारियल पानी की दुकान खोल कर दोगे? फिर तो मैं आराम से अपनी माँ के साथ यहाँ बैठ सकती हूँ। उस दिन सचमुच सुगंधा की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। वो व्यक्ति और उसकी पत्नी मिलकर सरस्वती को समुद्र किनारे नारियल की एक बड़ी दुकान खुलवा कर देते हैं। कुछ दिनों में सरस्वती की तबीयत भी ठीक हो जाती है। दुकान खुलने से सरस्वती की कमाई अच्छी होने लगी थी। सुगंधा ने भी अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था और खाली समय में वो भी सरस्वती के साथ दुकान पर बैठ जाती थी। आज अपनी बच्ची के कारण सरस्वती के जीवन के सारे दुख दूर हो गए थे। जबलपुर शहर में वृंदा अपने पति नामदेव के साथ रहती थी। वृंदा और नामदेव दोनों पति पत्नी मिलकर नारियल बर्फी का ठेला लगाते थे। उनकी नारियल बर्फी पूरे जबलपुर में प्रसिद्ध थी। दूर दूर से जब भी कोई जबलपुर आता था तो उनके ठेले की नारियल बर्फी जरूर खरीद कर ले जाता था। नामदेव और वृंदा का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। दोनों बेटे भी स्कूल जाने वाले हो गए थे। समय पर घर का किराया भी नामदेव और वृंदा दे देते थे। नामदेव के मन में अब एक ही ख्वाहिश थी, वो थी अपना घर बनाने की। वृंदा, भगवान की कृपा से हमारा नारियल बर्फी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी तो इच्छा है कुछ ही समय में अब हम अपना घर और एक दुकान बना ही लेंगे। कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? अपना घर होगा तो बचत और ज्यादा होगी। आप सही कह रहे हो, अपना घर और अपनी दुकान बन जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ देर आराम करो, तब तक मैं बर्फी तैयार कर लेती हूँ, फिर शाम को ठेले पर चलेंगे। वृंदा बहुत ही स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाती थी।
उसके हाथों में नारियल बर्फी बनाने की एक अलग ही कला थी। शाम के वक्त वृंदा और नामदेव दोनों नारियल बर्फी का ठेला लगाने निकलते हैं। नामदेव भाई, 2 जगह 1-1 किलो नारियल की बर्फी तोल देना। सतना शहर से दोनों बहनें आई हुई हैं और वो कहती हैं कि वो तुम्हारी नारियल बर्फी लेकर ही घर जाएंगी। पूरे जबलपुर में तुम्हारे ठेले की ही नारियल बर्फी बहुत प्रसिद्ध है। ये बात वो अच्छी तरह जानती है भाई। मनोहर भैया, ये नारियल बर्फी के स्वाद का श्रेय आप मेरी पत्नी वृंदा को ही दो। ये ना हो तो मैं भला अकेला कहां संभाल पाऊं। मैं तो बस नारियल लाकर दे देता हूं। बर्फी बनाने का सारा काम तो इसी के हाथों में है। ये लो नामदेव, आपके पैसे। चलता हूं, ठीक है? जय राम जी की। तुम तो मेरी बस यूं ही तारीफ करते रहते हो। अब घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। झूठी तारीफ क्या है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है ही, इसलिए तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नामदेव ने अब तक 30,000 रुपए जोड़ लिए थे। पर एक दिन वृंदा छत से कपड़े उतार कर ला रही थी तो अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। वृंदा के सिर में चोट आती है और सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके सिर और माथे पर खरोंचे आई हैं और सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई है, जिसे ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं। वृंदा को पूरे आराम की जरूरत है। मम्मी, जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ मम्मी, अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम दोनों अपने स्कूल का काम भी समय पर कर लेंगे। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को दवाई दी है बेटा। अब आराम करने के लिए बोला है। वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये लो वृंदा, दवाई ले लो। मेरी वजह से आप सबको कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अब सारे काम कैसे होंगे? घर का, बाहर का, सब काम तुम कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएंगे। अभी तुम दवाई लेकर आराम करो, जब तक मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देता हूं। कहते हैं ना, दुख और सुख बिना बताए आता है। नामदेव और वृंदा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से इतना बड़ा दुख उनके सुखी जीवन को हिला गया था। नामदेव घर की देखभाल करता था। वृंदा के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती थी। नारियल बर्फी का काम बहुत दिनों से बंद पड़ा था। इस वजह से नामदेव के पास जो जुड़े हुए पैसे थे वो सब वृंदा की दवाइयों, घर का किराया और घर खर्च में लग गए थे। नामदेव परेशान हो गया था। उसे नारियल बर्फी बनानी नहीं आती थी, नहीं तो वो दिन में थोड़ी देर ठेला लगा भी लेता। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर कैसे चलेगा? अगले महीने का घर का किराया फिर सिर पर आ गया है, वो भी देना है। पिछले 20 दिन से काम बंद पड़ा है, सब कैसे होगा? वृंदा नामदेव की परेशानी को समझ रही थी। वो भी जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से नारियल बर्फी का काम रुका हुआ था। फिर वृंदा को एक उपाय सूझा। उसने नामदेव से कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूं नारियल बर्फी आप बनाओ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आप बनाते जाना। धीरे धीरे आप नारियल बर्फी बनानी सीख जाओगे। वृंदा, अगर थोड़ा बहुत भी स्वाद में फर्क आया तो काम पर असर पड़ जाएगा। लोग हमारी नारियल की बर्फी की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है मैं नहीं बना पाऊंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, देखना आप बहुत अच्छी नारियल बर्फी बना लोगे और मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करना, ठीक है? चलो अब आप शुरू करो नारियल बर्फी बनाना। नामदेव नारियल बर्फी बनाना शुरू कर देता है। पहले तो उसे बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे वृंदा उसे सब कुछ समझाती जाती है। लाओ जरा चीनी तो चखाओ, कैसी बनी है? ये तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी आपने बनाई है मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। अब आप जल्दी से नारियल बर्फी का ठेला लेकर बाजार जाओ, देखना आपकी अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तुम समय पर दवाई ले लेना। मैं जैसे ही काम खत्म हो जाएगा लौट आऊंगा। कुछ दिन तक नामदेव अकेला ही नारियल बर्फी बनाकर बाजार में बेचने जाने लगा।
वृंदा अब ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने दोबारा धीरे धीरे नामदेव की मदद करना शुरू कर दिया था। एक दोपहर। नामदेव, मेरी बेटी की शादी में मैंने सब लड़के वालों को तुम्हारी नारियल की बर्फी के डिब्बे ही बांटने हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी की शादी है, तुम ऑर्डर ले लो और ये 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। हे ईश्वर, आज इतना बड़ा मिठाई का ऑर्डर मिल गया। मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। घर जाकर वृंदा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश होगी। नामदेव घर जाकर वृंदा को नए ऑर्डर मिलने की बात बताता है, जिसे सुनकर वृंदा बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों मिलकर नारियल बर्फी तैयार करेंगे, जिससे काम और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप भी बहुत अच्छी नारियल बर्फी बनाने लगे हो। अब नारियल बर्फी वाली बीवी है तो पति तो अच्छी नारियल बर्फी बना ही लेगा ना। वो तो है। सच कहा है, पति पत्नी का रिश्ता सचमुच सबसे अनोखा है, जहां दोनों ही सुख हो या दुख मिलकर बांटते हैं और अपनी जिंदगी को मिलकर जीते चले जाते हैं। धीरे धीरे वृंदा और नामदेव ने अपने काम को और बढ़ा लिया और एक दिन नामदेव और वृंदा की मेहनत से उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपना घर खरीद लिया और अपनी मिठाई की नई दुकान खोली, जहां पर उनकी नारियल बर्फी सबसे ज्यादा मशहूर थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।